आपने सुना है साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से कांग्रेस पर निशाना साधा है, लेकिन शाम 5 बजे की डिबेट के अहम सवाल भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करने जाएंगे। सवाल नंबर 1, क्या देश के मुसलमानों के साथ सिर्फ राजनीति हुई है? सवाल नंबर 2, किस तरीके से मुसलमान सिर्फ तुष्टीकरण का टूल बनकर रह गए हैं? और सवाल नंबर 3, वक्फ संपत्तियों का फायदा दशकों से आखिर किसे मिल रहा है अगर मुसलमान इसका फायदा नहीं पा रहे हैं? सवाल नंबर 4, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, कौन सी पार्टी मुसलमानों की सच्ची हमदर्द है? बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी या फिर कांग्रेस? डिबेट की शुरुआत हम जरूर करेंगे। तमाम बड़े पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी होंगे, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे। साथ ही साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मुसलमान सिर्फ शरण का शिकार हुए हैं? क्या मुसलमान सिर्फ वोटों को एक तरफ प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है? क्या सिर्फ मुसलमान नेताओं के लिए, राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक है? और अगर वो संपत्तियों में घपला हुआ है तो आखिर उन प्रॉपर्टीज का फायदा अब तक किसे मिल रहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा है उस पर समाजवादी पार्टी का पलटवार आया है, उस पर कांग्रेस का भी पलटवार आया है। आज में 4 अहम मेहमान मेरे साथ जुड़ने वाले, उनसे भी हम ये पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह से मुसलमानों पर अब देश की राजनीति हो रही है। पीएम ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस ने मुसलमानों का ख्याल रखा होता, उनके शिक्षा की बात की होती, उनके विकास का दारोमदार थमा होता, तो आज मुसलमान पंचर नहीं बना रहे होते। ये प्रधानमंत्री मोदी के बोल हैं हिसार की धरती से। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि चुनाव नजदीक है, 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले वोटों की लामबंदी शुरू हो गई है। लगातार हर कोई, चाहे वो दलित वोट बैंक हो, चाहे वो मुस्लिम वोट बैंक हो, चाहे वो ब्राह्मण वोट बैंक हो, चाहे वो राजपूत वोट बैंक हो, चाहे जाट हो, गुजर हो, हर कोई समुदाय विशेष पर फोकस कर रहा है। हर कोई सिर्फ इसी कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह से जो वोट बैंक है उसको अपनी तरफ कर लिया जाए। 4 मेहमान हमारे साथ होंगे, उनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि वक्फ बिल को लेकर जिस तरह से अलग अलग प्रदेशों में विरोध हो रहा है, कांग्रेस भी इसके खिलाफ आवाज उठा रही है, समाजवादी पार्टी ने भी मुखर होकर वक्फ बिल के बारे में बात कही है। लेकिन बीजेपी जिस तरह का तर्क सदन में रख रही थी, जिस तरह का तर्क उनके प्रवक्ता रख रहे हैं, ये समझने की बात होगी कि आखिर वक्फ बिल को लागू करने में भी और कितनी मुश्किलें होने वाली हैं, कितनी दिक्कतें होने वाली हैं। और आइए मैं तमाम अपने पैनल पर मौजूद गेस्ट का तारुफ करा दूं। डॉक्टर आरपी रतूड़ी हैं मेरे साथ, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है रतूड़ी साहब। मेरे साथ मेरे त्रिपाठी हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। रविंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। रविंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। और फरहत अली खान साहब हैं, जो कि अध्यक्ष हैं मुस्लिम महासंघ के। उनसे भी इस डिबेट के दरमियान हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल संदीप त्रिपाठी आपसे है। पीएम मोदी ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं मुसलमानों को लेकर और कांग्रेस की भूमिका पर सवाल किए हैं, सबसे पहले उस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। मोदी जी कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियां जी कुछ वो कब्जा करना चाह रहे थे, हम उसको बचाएंगे। ये वही व्यक्ति कह रहा है जिसको आज के 11 वर्ष पहले बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रम विरासत में मिले, तो उस व्यक्ति ने बेच डाला जी। जो व्यक्ति राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा नहीं कर पाया, जो पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने, में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा, हर पार्टी के लोग रहे होंगे, अपने खून से बनाई थी, उसको निजी हाथों में दे दिया, वो वक्त की संपत्तियों को बचाने की बात कर रहा है। क्या हाथ से आपको नहीं लगता? अब दूसरी चीज, ये वही व्यक्ति हैं जो कहा करते थे चुनाव में कि अगर ये सत्ता में आ गए तो मुस्लिम आपकी गाय चुरा ले जाएगा, भैंस चुरा ले जाएगा, आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएगा जी। आज इनको बहुत प्रेम उमड़ रहा है मुस्लिम में। सच्चाई ये है कि जैसे कुछ प्रेमी या प्रेमिका इस तरीके से होते हैं जो किसी के लायल नहीं होते जी, किसी के एक के होकर रह ही नहीं सकते हैं जी, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी होती है। इसलिए ये व्यक्ति है, ना ये हिंदुओं के हैं, ना ये मुस्लिमों के हैं, ना ये देश के। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? अभी तक ये हिंदू हृदय सम्राट बनने का ढोंग कर रहे थे, अब मुस्लिमों का भला करने ये निकले, हिंदुओं का भला कर चुके। अब आप बताइए कि इनकी दोहरी बातें, दोगलापन इनकी बातों में कैसे है? एक तरफ ये कहते हैं कि हमने सारे संसाधन मुस्लिमों को दे दिए, हमने हिंदुओं के साथ तुष्टीकरण किया, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की, लेकिन अब लगा डगमगाने इनका राज खुल गया।
इनकी असलियत खुल गई, रंगा सियार का रंग उतर गया, तो अब इनको चोरी करनी है, डकैती डालनी है दूसरे मोहल्ले में। तो अब ये मुस्लिम भाइयों पर पासा फेंक रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं भाई, हमारे आप जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो रहे हैं, लेकिन जरा आप बता दीजिए, आप तो सांसद नहीं थे पार्टी का, आप कैसे भला करोगे? आप कहते हो पसमानदा मुस्लिमों का, बोहरा मुस्लिमों का भला करने के लिए संशोधन लेके आए। भाई कोई पसमानदा टिकट दे दिए होते। आप पूरे जो है देश में आपके पास 5 तो मुस्लिम विधायक नहीं है, सांसद तो बड़ी बात है। चलिए और जवाब आप ले चले लेते हैं। मुस्लिम 18%, 20% आबादी है, उसका भला करने चले। एक बात सर और जी जोड़ दूं सर, जी बड़ी बड़ी मजेदार बात आप समझिए, वो कितना बुरा चरित्र और दोगला चरित्र है इन लोगों का। जैसे मैंने बताया अभी कि इनके पास एक सांसद नहीं है, ये बात करते हैं। भैया आप बात करते हो कि आपने कहा वक्फ की संपत्तियों को मुस्लिमों को लाभ नहीं मिला। इस देश के मंदिरों में बहुत सारी जमीन है, बहुत सारा माल खजाना है, चाहे उसका लाभ SC ST भाइयों को दिला दीजिए, OBC भाइयों को दिला दीजिए। ठीक है संदीप तिवारी, जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर आरपी रतूड़ी जवाब दीजिए। ठीक है संदीप भाई, फेयर इनफ, पॉइंट टेकन। रतूड़ी साहब देखिए अभी जी कांग्रेस के मित्र बड़े बड़े बातें करके कांग्रेस का जो तुष्टीकरण करा वो उन्होंने खुद ही खोल दिया। जरा ये बताएं कि आखिर में साहबानों को न्याय देने की बजाय आपने संविधान में संशोधन क्यों किया? आपने मुस्लिम बहन को जो न्यायिक लड़ाई लड़के सुप्रीम कोर्ट से उसको न्याय मिला था, आखिर कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ी? अगर ये तुष्टीकरण नहीं है कि आपने संविधान में संशोधन किया कि उसको न्याय न मिले, उसको भरण पोषण का व्यवस्था न मिले। अरे ये तो नरेंद्र मोदी जी आज महिलाओं में, अगर मुस्लिम महिलाओं में आप जाए तो वो कह रहे हैं कि आपने हमको जीने का अधिकार दे दिया। जो हम पर तलवार लटकती थी 3 तलाक की, वो आपने समाप्त किया। तो क्या ये कांग्रेस को समझ में नहीं आई थी? दूसरा वक्फ बोर्ड की बात है, जरा मैं ये बता दूं कांग्रेस के मित्र को कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कितनी यूनिवर्सिटी बनी है, कितना मुसलमान के लिए अस्पताल बने हैं, तो जरा ये बता देना। चंद पूंजीपति जो मुसलमानों में सरमाएदार थे, उन्होंने उन जमीनों पर कब्जा करके अपनी व्यवस्था की। आम जो गरीब मुस्लिम था उस तक उन्होंने क्या व्यवस्था दी करे ये बताए? केवल आपने उनको वोट बैंक का के रूप में प्रयोग किया, उनको डराने का काम किया। मैं कहूंगा कि निश्चित तौर पर जो आदरणीय नरेंद्र मोदी का है कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका प्रयास, अगर आज ये नहीं दिखाई दे रहा हो तो 80 करोड़ जो गरीब लोगों को भोजन में, तो क्या उसमें मुस्लिम परिवार नहीं है? जो आवासीय व्यवस्था प्रधानमंत्री आवास है, क्या मुस्लिमों को उससे अलग कर रखा? तुष्टीकरण कांग्रेस करती रही, भाजपा आम आदमी के हित में काम करती है। नरेंद्र मोदी का सीधा सीधा है कि देश का, आप मुझे बताएं 370 हटने से कश्मीर के मुसलमान का क्या नुकसान हुआ? कश्मीर का जो वहाँ पर अनुसूचित जाति का था, जिसको आज तक वहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था, उसको आरक्षण का लाभ मिल रहा। हमारा जो गरीब मुस्लिम था वो आज खुलेआम अपना व्यापार कर रहा है। तो ये केवल सरमाएदारों की व्यवस्था के दबाव में इन्होंने गरीब मुस्लिमों का शोषण किया, वोट बैंक के लिए डराते रहे कि केवल भाजपा आएगी तो आपका नुकसान करेगी। लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कि आपको हम बढ़ाएंगे नहीं, आपको वेंडर ही बनाएंगे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की व्यवस्था में आम मुस्लिम को क्या लाभ नहीं मिल रहा। ठीक है डॉक्टर रतूड़ी को वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसका लाभ अब मिलेगा। आप 1 साल बाद देखना कि जो चलिए ठीक है, की संपत्ति है, पॉइंट टेकन सर। रविंद्र सिंह जी मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सिंह साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही
कि मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक की तरह हो रहा है, और अगर कांग्रेस ने काम किया होता या दूसरी पार्टियों ने काम किया होता तो मुसलमानों की स्थिति और बेहतर होती। आपने भी, आई एम वेरी श्योर कि आपने भी बयान पीएम का सुना होगा, बताइए। हमें जी प्रधानमंत्री मोदी को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है जी। उनकी भाषा बताता हूँ। झूठ बोलो, जितना चाहो उतना झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जब चाहो तब झूठ बोलो। उसको सच भी किया है उन्होंने। 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, आदि आदि। अब मुस्लिम प्रेम उनको बता रहे हैं, पंचर उंचर बता रहे हैं। मुस्लिम प्रेम उनका सुन लीजिए, जो कुछ गुजरात में कराया नरेंद्र मोदी जी ने और मुसलमानों के साथ में, वो तो विश्वव्यापी स्तर पे लोग जानते हैं। फिर उसके पक्ष में जो कुछ भी इन्होंने कराया था, एक आईपीएस खड़ा हो गया, बट उसके साथ नरेंद्र मोदी ने क्या कराया ये भी पूरी दुनिया जानती है, भारत का हर न्यायपालिका जानती है जी। फिर देश के जब 2014 में सरकार बनानी थी, हर मसले कब्रिस्तान और शमशान, फिर जो देश के मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बना रखा नरेंद्र मोदी जी ने, वो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम में भारत को लिस्ट में रखवा दिया है। ये नरेंद्र मोदी जी की झूठ बोलने की कृपा है, और मुसलमानों के खिलाफ जो कृपा किया उन्होंने किया है। अब वो करें पंचर वाला बना दिया, ये वाला बना दिया, तो 70 कमेटी है ना, वही लागू करा दिए। अब आते हैं कि तो पहली बात तो ये वक्फ का कानून इसलिए आया है कि सबसे ज्यादा जमीन भी रेलवे के पास है, उसके बाद डिफेंस के पास में, उसके बाद वक्फ के बाद में। तो रेलवे की बेच दी, डिफेंस की जमीन बेच दी, अब वक्फ की जमीन बेचने की बारी आई हुई है। जबकि ये कहते हैं 98% डिजिटलाइज है, मतलब उसमें कोई समस्या नहीं है, खुद ही सरकार बोलती है जी। अब गरीब को कैसे जमीन देखी, जरा धारावी का एक मॉडल है, क्योंकि मीडिया नहीं बोल रही है इसलिए लोग नहीं जान पा रहे हैं। धारावी में जी भारत के सबसे गरीब लोग रहते हैं, 50,000 से 1 लाख लोगों को विस्थापित करके सारी जमीनें, लगभग 900 एकड़ जमीनें अडानी को दे दिया गया है। और भारत के सबसे गरीब लोग हैं, उनको विस्थापित कहाँ किया गया है? देवनार में, जो मीथेन का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है, मतलब मरने के लिए उनको विस्थापित कर दिया। ऐसे ही गरीब को जमीन देंगे ये? तो वही बात है, मोदी जी का झूठ बोलो, जितना चाहे उतना झूठ बोलो। ठीक है, ये जो भाषण आपने सुनाया हम लोगों को, ये जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उसका भय बोल रहा है। मोदी जी को गंभीरता लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फरहत अली खान साहब, आप भी डिबेट में शामिल हों। पीएम मोदी ने जो बातें अपने भाषण में कही कि मुसलमानों का जो माकूल विकास नहीं हुआ, उनको माकूल चीज़ें और संसाधन नहीं मिले, लेकिन हमारे जो कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते। आपको लगता है पीएम ने जो कहा वो सही कहा, या इसमें आपको राजनीति दिखाई दे रही है और पीएम को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है आपके हिसाब से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए जो भी इंसाफ करती है वो वोट के लिए नहीं करती, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां होती हैं वो अक्सर प्रधानमंत्री को और सरकार और कानून को गलत साबित करते हुए कि ये आपके दुश्मन हैं, उनका वोट बैंक अपने पक्ष में कर लेते हैं। आ रहा हूं संदीप त्रिपाठी, आपके पास आ रहा हूं। अब रह जाती है बात दूसरी कि वक्फ की जो जमीनें हैं वो मोदी जी की आवाज नहीं है, वो बल्कि अल्लाह की आवाज है, जिसे मैं रब की आवाज मानता हूँ। कि जिन गरीब लोगों के, यतीम और अनाथों के हक मारे गए थे, बड़ी बड़ी संपत्तियां, मैं देखिए रामपुर का रहने वाला हूँ, पहले भी मैंने बताया है कि रामपुर में नवाबी दौर था और नवाबों ने वक्फ की थी, और नवाब के खानदान के ये लोग उस वक्फुल अल्लाह की जमीनों को बेच कर उनको किराएदार बना करके बड़ी बड़ी कोठियां बनवाए दे रहे हैं। हमारे जो वक्फ बोर्ड के रहनुमा थे, जो वक्फ बोर्ड की देखभाल कर रहे थे, उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये संपत्ति जो है ये हमसे निकलेगी। वो सोचते थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे काम आती रहेगी, हम सरकार का अगर कोई नुमाइंदा आता है तो उसको खरीद लेंगे पैसों में, लेकिन गरीबों को नहीं देंगे। तो ये जो आवाज उभरी है, जो कानून के तौर से, संसद के तौर से, राज्यसभा और लोकसभा के तौर से, ये मुसलमानों की हक की आवाज है। मैं इस चीज का समर्थन करता हूं पूरे तरीके से, और इसमें राजनीति किसी को नहीं करना चाहिए, और जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। अन्यथा तो मैंने कहा है कि मैं मोदी जी का विरोध करूंगा कि उन्होंने अगर ये बिल पास करा के अगर किसी
हकदार को उसका हक नहीं दिलाया, या वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। तो अब हम लोगों को आगे बढ़ने के अलावा जो हमारे भूमाफिया हैं उनके पास बचा कुछ नहीं है जी। इंशाअल्लाह ऊपर वाले ने चाहा, मेरी दुआ है कि वो जल्द जेल में होंगे और हकदारों को वक्फ की हुई जमीनों का हक मिलेगा। ठीक है फरहत साहब। संदीप त्रिपाठी। पहली बात तो जो सवाल मैंने भारतीय जनता पार्टी से, उसका एक भी जवाब उन्होंने नहीं दिया जी। पहली चीज जी। दूसरी चीज, अभी हमारे साथी जो भी हैं वो बोल रहे हैं, मैं उनको नहीं जानता हूँ। फरहत अली नाम है उनका, अध्यक्ष मुस्लिम महासंघ के। जी। संदीप भाई जी जी, तो महासंघ अगर शब्द ही है तो समझ लीजिए कि कहाँ वार्षिक शाखा का कोई संगठन होगा। तो संघ तो और भी चीजों में इस्तेमाल होता है भाई, वो आरएसएस ही थोड़ी हर जगह है। आते हैं, हम कहना क्या चाहते हैं जी जी। उनको अपने मुस्लिम भाइयों को जी ये बताना चाहिए था कि वक्फ संशोधन के फला अनुच्छेद आपके लिए ये कहा गया है, इससे आपका भला हो। ये लोलो लप्पू से बात नहीं चलेगी। आपको ये बताना चाहिए जी कि कौन सा अनुच्छेद ऐसा है या ऐसा कौन सा क्लाज है जिसमें पसमानदा सब में भाइयों को, बोहरा समाज के लोगों को या गरीबों को वक्फ संपत्ति का लाभ मिल जाएगा। पहली चीज मैं चाहूंगा कि वो बताएं, मेरा भी ज्ञान वर्धन हो जाएगा। ठीक है, जवाब लेंगे। दूसरी चीज अभी बात आई, सर हाँ। अभी बीजेपी नहीं, बीजेपी के साथी नहीं, तो जो अभी अच्छा, मुस्लिम स्कॉलर या संघ हो क्या, हाँ उनसे पूछिएगा कि कौन सा अनुच्छेद है, दोनों मिलकर बता देंगे। ठीक है संदीप भाई। अभी सर एक और बात आई कि मुस्लिम महिलाओं को हमने न्याय दिया, अच्छी बात है, चलिए ठीक है, समाज में कुरीति थी, आपने आपके अनुसार आपने उसको खत्म किया, ठीक है। लेकिन अगर 2011 की जनगणना आप देखेंगे जी, तो मुस्लिमों में 1000 पर 73 तलाक होते हैं और हिंदुओं में 88। तब ये तो रजिस्टर्ड हो गया। अब एक थोड़ा अनरजिस्टर्ड बात कर लेते हैं। हिंदुओं में बहुत सारी, कम से कम 1 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति ने बिना तलाक दिए छोड़ दिया। साहबानों के जो है उसका बड़ा दर्द है आपको, उनको कंपनसेशन नहीं मिला, लेकिन जिनके पति ने बिना तलाक दिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया उनको कौन सा कंपनसेशन मिल गया। उसमें हमारे देश की जो है बहुत बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति की पत्नी भी है जी, अपनी पत्नी को न्याय नहीं कर पाए, वो चले हम मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने जी। और आते हैं सर, बड़ी मजेदार यही हमने कहा ना कि सर जिसकी जिम्मेदारी लेते हैं वो नहीं निभा पाते, और एक घर लूटते हैं कि जब वहां उनकी असलियत खुलती है कि दूसरे गांव में घुस जाते हैं। अभी मुस्लिम भाइयों को बता रहे हैं कि हम तुम्हारे खेवनहार हैं, बड़ी विडंबना। और एक बात मैंने कहा, अभी बार बार तुष्टीकरण की बात आ रही, मोदी जी ने कहा कि हमने इनको पंचर वाला बना दिया। साहब एक तरफ आप कहते हैं कि हमने इनको सब लाभ भी दे दिया, तो पंचर वाला कैसे बना दिया? दूसरी चीज, सच्चर कमेटी की बात अभी रविंद्र भाई ने कही, भाई अगर हम आरक्षण दे रहे हैं, चलिए मान लीजिए गलत हुआ 70 वर्षों में, अब हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण इसी आधार पर तो दिया जाता है ना कि पंचर वाले को कैसे जो है कलम पकड़ा रहे ये बनाया जाए। तो आप आरक्षण मुस्लिम समाज को दे दीजिए। अब हम कर्नाटका में दिए हैं तो आप काहे जब कर रहे भाई, क्या दिक्कत है आपको? अगर हम कर्नाटका में मुस्लिम भाइयों को आरक्षण दे रहे हैं दूसरे तरीके से, धर्म के आधार पर नहीं, सामाजिक आधार पर, सच्चर कमेटी के आधार पर, तो आपके पेट में काहे का ढो रहा भाई? चलिए जवाब लेते हैं। आप एक तरफ हितैषी भी बनना चाहते हो, ठीक है संदीप, कोई फायदा दे रहा है, जवाब लेते हैं। डॉक्टर रतूड़ी जवाब दीजिए। डॉक्टर रतूड़ी रिस्पॉन्ड टू दिस। अमित जी, सबसे बड़ा बात तो ये है के शब्दों में कितनी गंभीरता दिख रही है। ये कह रहे कि हम भारत के प्रधानमंत्री को गंभीर नहीं लेते, इससे अंदाजा लगाइए कि ये कितने गंभीर है अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति जी। अरे वो भारत के प्रधानमंत्री है, अगर आप कह रहे हैं कि हम गंभीर नहीं लेते। दूसरा मैं ये प्रश्न इन्हीं पर छोड़ना चाहता हूँ कि साहबानों को तो सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया था, आपको क्या मिलता है ऐसी लग गई कि आपने कानूनी लोकसभा और राज्यसभा से पास करा दिया कि
उस बहन को न्याय न मिल पाए, दिए छोड़ते ऐसी क्या हैं, दिक्कत थी? उनकी बात कौन करेगा? लोगों के दबाव में, इन लोगों बनोगे के दबाव हिंदू में हृदय सम्राट न्याय को और आगे हिंदू महिलाओं की बढ़ा बात नहीं दिया। करो। अरे वो तो उच्चतम न्यायालय का न्याय था, एक महिला को न्याय था, तुष्टीकरण आपने किया। तो जो आज हम देने की बात कर रहे हैं, उसे कैसे आप धमकी दे देंगे? अरे भाई, आपको ध्यान नहीं जाएगी, कौन बता दीजिए, कौन सा अनुच्छेद है जिससे कांग्रेस जानकारी चुनाव रखते होगा? हैं। आप नेशनल चैनल पर आए, इतने बड़े चैनल पर आप देख सकते हैं। कम से कम थोड़ा ज्ञान वर्धन करें कि वक्त की अगर संपत्ति होगी तो मुस्लिम में बचेगी, चाहे वो कहीं पे हक में जाएगी, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनेंगे, या अच्छे स्कूल जो उससे बनते हैं वो बनेंगे। डॉक्टर रतूड़ी, संदीप त्रिपाठी कह रहे हैं कि मंदिर की प्रॉपर्टीज को भी गरीबों के भलाई के लिए यूज किया जाए। आप शायद सुन नहीं पाए, संदीप त्रिपाठी कह रहे हैं कि मंदिर की प्रॉपर्टी, मंदिर की जो चीजें वो भी गरीबों के लिए जानी चाहिए, वो ये कह रहे हैं डॉक्टर रतूड़ी। नहीं, मंदिर की तो ये विद्रोही रहे, इन्होंने तो 67 करोड़ लोगों ने जो अभी महाकुंभ में स्नान किया, वे तो मृत्यु कुंभ कह रहे थे। इनका तो आप जानते हैं कि हिंदुओं के प्रति तो इसका इतना मेहनत से अंदर से भरा हुआ है कि जो महाकुंभ की इतनी सफलता, जो विश्व रिकॉर्ड है, उसको भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं। अरे भाई, आप बताइए कि मंदिर में इतनी संपत्ति समझती है भाई, जो वक्फ बोर्ड ने हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड में संपत्ति है जी। मंदिरों के संपत्ति है, तो आप देख रहे हैं और सरमाएदारों ने उसका मजा दे दिया। संपत्ति गरीबों को जो दान की बड़े लोगों ने वक्त में कौन सी संपत्ति होती है जो लोग दान करते हैं, तो कैसे मिलेगा फायदा, ये बताओ ना। बड़े बड़े लोगों को, लेकिन जरा ये कैसे मिलेगा फायदा भाई? कौन कानून बना के जमीन संदीप त्रिपाठी पूछ रहे हैं फायदा कैसे पहुंचेगा? ऐसा कोई दुनिया का देश नहीं है। अरे आपने देखा होगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति की कुर्सी को ठीक कर रहा है, ये ऐतिहासिक चीज है। और उनको आज कितना समाज कुछ ऐसे लोगों को समझाना चाहिए जो उनको आज सम्मान नहीं दे रहा। लेकिन ठीक है डॉक्टर रतूड़ी, पॉइंट टेकन। ठीक है रविंदर सिंह जी, जिस तरह की बातें बीजेपी प्रवक्ता कर रहे हैं, संदीप त्रिपाठी की बात भी आपने सुनी। रविंदर सिंह जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम जो समाज है, क्या उनको वोटों की तरह इस्तेमाल नहीं किया या बेजा उनको फायदा नहीं पहुंचाया? आप कितने अलग हैं बीजेपी से, कितने अलग हैं कांग्रेस से, जरा समझाइएगा। बीजेपी का उदय होता है जी रविंदर सिंह आरएसएस से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। जी। डॉक्टर हेडगेवार एक निष्ठित कांग्रेसी थे, कांग्रेस के खिलाफ बगावत करते हैं। विंडो चेंज करिए। 2024 में जी, सॉरी 1924 में दंगा कराते हैं जी, और हिंदुस्तानी सेवा दल के तर्ज पे एक संघ बना लेते हैं जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो उत्पत्ति इनकी दंगों से है जी। समाजवादी पार्टी के अगर कोई भी किसी एक दंगे में सीधा नाम ले लीजिएगा तो नहीं मिलेगा, कम से कम 50 दंगे तो समय देंगे तो मैं लगातार गिना दूंगा भारतीय जनता पार्टी ने। तो हम इससे अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी लिखित रूप से सब जन कल्याण के मुद्दे लाती है, करती एक भी नहीं है, झूठ बोलती है। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल रहे थे जो आपने सुनवाया, उन्होंने क्या बोला जी? उन्होंने बोला कांग्रेस अपना एक भी अध्यक्ष बनाती है मुसलमान। अरे आप ही बना के दिखा दो, कांग्रेस नहीं बनाती है तो। अरे एक सांसद बना दो भाई पहले जी, एक मंत्री तो बना दो मुसलमान, तब आप कह दो ना कांग्रेस को, तब कांग्रेस को क्वेश्चन मार्क में आप ले लो। ऐसे झूठ बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी, इसीलिए रतूड़ी जी गलत बोल रहे थे। मैंने बोला था कि नरेंद्र मोदी जी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने नहीं बोला था जी। फिर वो बोलते हैं कि हम जो है गरीब रह गए, शिक्षित रह गए, पता नहीं क्या क्या बोला, मतलब बड़ा दया भाव दिखा रहे थे मुसलमानों की तरफ से। कटवा क्यों दिया था? और अगर दया भाव है तो जो मदरसों को सहायता किया जा रहा था कांग्रेस की सरकार द्वारा और समाजवादी पार्टी के सरकार द्वारा या कभी बीएसपी के सरकारों द्वारा जी, उसमें डंडा क्यों चलवा दिया?
क्या मुसलमान बच्चे जो वर्तमान तालीम है वो नहीं ले सकते हैं? दीनी तालीम तो ले ही गए हैं, क्या वर्तमान तालीम नहीं ले सकते हैं? आपने झूठ बोला था और आपके झूठ रिकॉर्ड में है कि एक हाथ में कंप्यूटर देंगे, एक हाथ में कुरान देंगे। दिया क्या आपने? दोनों हाथ काट लिए। जवाब ले लेते हैं। आपने पंचर बनाने लायक, अंडा बेचने लायक भी नहीं छोड़ा है। जो हिंसा का वातावरण आपने फैला रखा है पूरे भारतवर्ष में। डॉक्टर रतूरी रिप्लाई टू दिस। की बेइज्जती ठीक है, लगातार रविंद्र सिंह जी इंटरनेशनल जवाब मंचों ले पे हो लेते रही हैं। है। डॉक्टर रतूरी जवाब दीजिए रविंद्र सिंह जी जो कह रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के तो मैं क्या कहूंगा, इन्होंने तो उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश बना दिया था। गंभीरता से इनको नहीं लेना चाहिए, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में आम जनमानस सुरक्षित महसूस करता है। इनके कार्यकाल में तो जितने भी बदमाश थे, डकैत थे, दलित की उनका हत्या, राज अभी चलता था। 3 लाख गुंडे आज आज तो में गुंडा वहाँ किए जनता छाती का पे राज चढ़ के है। योगी के क्या उठा आज लिया? जनता वहाँ पर क्या बड़े उठा आराम लिया? से, मेरी बता बहनें रहे हो, रोज हत्या बलात्कार हो होती रहा है, दलित काम मारे करती जा है। रहे हैं। इनके राज बता में रहे हो तो कि कानून जंगल व्यवस्था राज बढ़ गया था। है। अब ये जंगल राज वाले अगर हमको कहेंगे, प्रतिदिन 4 अगर आज बलात्कार कितने दलितों के दंगे साथ हो हो रहे रहा हैं है। और आपके कार्यकाल में कितने दंगे हुए? बता रहे हो कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, चाहे वो कानपुर हो, मुरादाबाद हो, कितने दंगे हुए? प्रयागराज में इस तरह के एक दंगे, दलित व्यक्ति ने लेकिन इनको जब मजदूरी लगता करने है से मना कि किया, उसको हमारा जिंदा जला दिया राजनीतिक गया। जो इस जमीन है वो सामंतवादी सरकार खिसक में रही है, तो ये संभल बताओ जैसे दंगे कि हम दंगे करा न्याय देते कर रहे हैं, रामराज इनका में। काम केवल दंगों से चलता है, बदमाशों से, जो वसूली सवाल से पूछा चलता गया है। वो जवाब तो ये दीजिए। समाजवादी पार्टी, क्योंकि वो एक क्षेत्रीय पार्टी है, एक प्रदेश में है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पर अगर ये आरोप लगाए तो ये तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर हो जाएगा। तो जरा समाजवादी पार्टी अपने अंदर झांके पहले कि आपके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में क्या था और आज क्या व्यवस्था है। आज योगी साहब का और नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन सरकार बेहतरीन विकास भी कर रही है और लोगों में सद्भावना पैदा कर रही है। बदमाशों में भय है, आम जनता में लगाव है, क्या है? इतनी देर में क्या बोला? जो टॉपिक था, मुद्दा था, उसमें से कुछ बोला अमित भाई इन्होंने? आप डॉक्टर रतूरी, आपको आवाज आ रही है स्टूडियो की? डॉक्टर रतूरी बताओ, कौन सा टॉपिक नहीं था? टॉपिक क्या था भाई? संदीप भाई ये बताइए। था कि प्रधानमंत्री पर भरोसा न करो, ये टॉपिक था। आप टॉपिक पे बोल रहे थे। कहाँ से पकड़ पकड़ के लाते हैं सर? भारत के आरएसएस प्रधानमंत्री वाले को चौथी पास मगरमच्छ, बिना पानी के तालाब में जो है मगरमच्छ पकड़ने वाले को पकड़ लाते हैं, बिना स्टेशन के चाय बेचने वाले को पकड़ के लाते हैं। अपनी सर भाषा आप को पता नहीं कैसे संयमित लोगों करो, को उठा समझे? लाते हैं। हमारे भाई है, लेकिन साहब मुद्दों की बात करिए। भाषा मुद्दा ये नियंत्रित है रखो। कि आप संदीप अरे त्रिपाठी, आप भाई नहीं हो, अच्छा चलिए ठीक है। नहीं थोड़ा मैंने ऐसा क्या सर अरे बोला? भाषा भाषा से- नियंत्रित करो त्रिपाठी। ठीक है। क्या सर भाषा में क्या गलत बोला, जरा बताएं। नहीं ठीक है, डिबेट क्षमा मांग डिबेट लूंगा डिरेल हो भाई से। जाएगी। संदीप त्रिपाठी, डॉक्टर रतूरी ठीक है। नहीं। संदीप त्रिपाठी थोड़ा भाषा पे सही नहीं। रखिए। रविंद्र सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं अमित भाई मैंने क्या ऐसा बोला? मैं आ रहा हूँ संदीप दो त्रिपाठी में आ रहा हूँ। रविंद्र जी दो कुछ कह बिंदु रहे थे। मुझे बोलना है। बोलिए। इन्होंने बोला हमारे समय में बड़े दंगे हुए और हम बदमाशों की पार्टी है। जी भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान विधानसभा है उसमें एक तो 11 विधायक आपराधिक बैकग्राउंड के हैं। जी 3 मंत्री मान लीजिए सजा याफ्ता है। जी एक साल की सजा मिली है, इसलिए वो लोग मंत्री हैं। जी अब ये तो पूरे लोकतंत्र में कहीं नहीं हुआ कि जो सजा याफ्ता है वो मंत्री बना रहेगा। जी फिर जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, वो गंभीर अपराधों का आरोपी है। कौन गुना ये जनता समझ जाती है। जी। दंगे हुए, हाँ मैं स्वीकार करता हूँ, हमारे कार्यकाल में बहुत दंगे हुए। मैं कुछ गिनाता हूँ आपको। जी मुजफ्फरनगर दंगा, भारतीय जनता पार्टी का विधायक और एक कार्यकर्ता दोषी, 11 भी लाइन में लगे हैं। बिसाड़ा दंगा, भारतीय जनता पार्टी के संगीत सोम दोषी अर्थदंड दे के छोड़ गए। कासगंज दंगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दोषी। कानपुर दंगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दोषी। मुरादाबाद दंगा, जिसमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, इसलिए गलत चार्जशीट लगवा दिया। फिर मुख्यमंत्री जी के दंगे सुन लीजिए, जिसमें मुख्यमंत्री जी इन्वॉल्व हैं।
योगी आदित्यनाथ जी, पचरुखिया दंगा, मोहन मुंडेरा दंगा, जिसमें योगी जी के खास आदमी पूर्व विधायक अतुल सिंह को सजा हो चुकी है 5 साल की, बकरिया दंगा, मऊ दंगा, ये दंगे कराते थे। और हमने अगर अच्छा काम नहीं किया होता तो इन लोगों को सजा नहीं मिलती। हमने अच्छा काम किया इनके खिलाफ, तब जाके सजा मिलेगी। ये जब दंगाई ही सत्ता में रहे होंगे तो दंगा कौन करेगा? नहीं करने देंगे हम लोग, होने नहीं देंगे। ठीक है रविंद्र सिंह जी, तो फर्द अली खान से पूछ लेते हैं, वो ना तो बीजेपी के हैं, ना तो कांग्रेस के हैं, ना समाजवादी पार्टी के हैं। फरद भाई, समाजवादी पार्टी का कार्यकाल और बीजेपी का कार्यकाल, कौन सा ज्यादा दंगा मुक्त रहा है, कौन सा ज्यादा क्राइम फ्री रहा है, आप बताइए। इंतजार में था कि मुसलमान आज का क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। बड़े तरीके से अपने लोगों को खोलना है, जहां कोई ना बोले वहां पर ही बोलना है। उड़ान देगा यकीनन वो आसमां वाला। हमारा काम है अपने परों को खोलना, अपने परों को खोल रहे हैं। मतलब जो आज का मुसलमान है वो अपने आप कोई बात नहीं कह रहे कि हमें वक्फ बिल का विरोध करना है, हमें यूसीसी का विरोध करना है, हमें रोजगार चाहिए, हमें रोटी चाहिए। लेकिन जो हमारी हमदर्द पार्टियां हैं, जो हमारी वकील बन जाती हैं जी, जो हमारी दलील बन जाती हैं, लेकिन जब अपील करने का मौका आता है तो आजम खां को अकेला छोड़ देती है। चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो या सपा हो, रामपुर का रहने वाला हो, उनके घर की कोई सुध नहीं लेता। उनका पूरा का पूरा परिवार जेल में होता है। इसी तरीके से जो वक्फ संपत्तियां अगर आप देखेंगे तो जो लोग ये कांग्रेस, सपा और बसपा रहे हैं, यही लोग उस जगह के मुतवल्ली रहे हैं और इन्होंने सारी गरीबों की। फरद भाई, मेरा सवाल ये था, शायद आप मेरा सवाल नहीं सुन पाए। मेरा सवाल ये था कि बीजेपी के कार्यकाल ज्यादा महसूस करते हैं या समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ज्यादा महसूस कर रहे थे? दंगे किसके कार्यकाल में आपको लगता है कम हुए हैं? आप रामपुर के रहने वाले, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। एक चीज मैं आपको बता दूं, रामपुर में कभी आज तक कोई दंगा नहीं हुआ है। रामपुर ही एक ऐसा हिंदुस्तान है जहां से आपसी भाईचारे और शांति और अमन का पैगाम जाता है। हम लोगों को महफूज अपनी जुबानों को रखा है, मुसलमानों को जी। हर सरकार महफूज रहेंगे। आज भी जो हमारी भारत सरकार है, मोदी जी ने जो भाषण दिया है, अगर उस पर हम नहीं बोलेंगे, जुबानों पे कंट्रोल करेंगे तो हम लोग महफूज रहेंगे। हमें ना सपा और बसपा में डर था और ना ही हम डर महसूस करते हैं भाजपा की सरकार में। हाँ, एक जरूर बात कहूंगा कि कानून का पालन करें और जो हमारे नबी की हदीस से कि जिस मुल्क में रहें उस मुल्क के सरबरा और हाकिम के जो हुक्म है उसका पालन करें। अगर हम इन नियमों और सिद्धांतों का पालन करेंगे तो खुश भी रहेंगे और तरक्की भी करेंगे, हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। ठीक है फरद साहब, वक्त थोड़ा सा कम है। क्लोजिंग कमेंट संदीप त्रिपाठी आपका, 50 सेकंड बस, टाइम इतना है संदीप भाई, बस। आउट है सर। हाँ, अभी हमारे साथी जो रामपुर, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब आजम जी जेल गए तो वहां पर उपचुनाव हुआ था जी। जो अभी जितने मुस्लिम संघ की बात कर रहे थे, मारते लाठी, मार लाठी, मार लाठी, मार लाठी, चौथा कर दिए, बंद कर दिया, वोट नहीं डालने दिया। 31% सर वोटिंग हुई थी, वोट नहीं डालने दिया मुस्लिम भाइयों को। और ये बता रहे हैं मुस्लिम संघ के राष्ट्रीय स्वघोषित अध्यक्ष हैं। अब मुस्लिमों की बात करेंगे, लब नहीं खोलेंगे और लब खोल देंगे, पंखा उड़ा देंगे, पंखा उड़ा देते 21% वोटिंग क्या हुई। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आज मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने द्वंद्व बनाने की कोशिश की है, कर रही है लगातार। आपको प्रतिनिधित्व नहीं देगी, आपको सांसद नहीं मुसलमानों की भी कभी बात कर लिया करिए, खाली वोट बैंक की बात बन गए किया कीजिए। साहब हम वकील बनेंगे जिस दिन जिसके साथ ठीक है त्रिपाठी, ठीक है। वक्त बहुत कम है। डॉक्टर रतूड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फरद भाई, आप भी आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को, उसका नरेशन आप क्या समझते हैं और विपक्ष क्या समझता है, बीजेपी क्या कह रही है, समाजवादी पार्टी क्या समझना चाह रही है, कांग्रेस इसे किस तरह से इंटरप्रेट कर रही है, ये बहुत अहम है। रुक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।